सर करनाल पहुंचे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर आज करनाल पहुंचे हैं आप? करनाल सर मेरी कर्म भूमि है। आपको पता होगा 2004 में यहाँ करनाल लेक पे मेला लगना शुरू हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। तो उस मेले में 7 दिन तक कल्चरल प्रोग्राम करवाए जाते थे। वो मेरा पहला ही प्रोग्राम था जिसमें मुझे 150 रुपये हरियाणा सरकार ने नगद पे किया था। मेरा प्रोफेशनली जो कैरियर है वो मेरा करनाल लेक से शुरू हुआ है। मेरी कर्म भूमि रही है ये। और करनाल में जब भी मैं शो करने आता हूँ, पिछली बार गुरदास मान साहब के साथ मेरा शो हुआ था, और अब यहाँ सेक्टर 12 में हुड्डा ग्राउंड में जो मेला लगा हुआ है करनाल फेस्टिवल, तो उसमें आया हूँ। तो मेरी हमेशा उमंग वैसी रहती है जैसा मैं पहली बार यहाँ करनाल में जब 150 रुपये में शो करने आया था और मेरी शुरुआत हुई थी स्टेज के ऊपर प्रोफेशनली आर्टिस्ट के तौर पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। करनाल बड़ी पॉजिटिव धरती है। तो अब बहुत 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 तो अच्छा। आज क्या करने वाले हैं करनाल के? सर मैं आम आदमी की जो दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक, उसी पे कॉमेडी करता हूँ। और जैसे जैसे दिनचर्या या माहौल बदलती रहती है वैसे वैसे थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट भी चेंज होती रहती है। तो बस अपना हंसना हंसाना और गाना बजाना और जो आए पब्लिक उनको खुश करना। मतलब आज शाम जबरदस्त होने वाली है सर। कोशिश करेंगे क्योंकि अब योग का दौर चल रहा है तो सबसे सर्वोत्तम हास्य योग को माना गया है। तो आज हम बैठे बिठाए लोगों को हास्य योग करवाएंगे। और आज मौसम भी अच्छा है, खिला खिला मौसम है, तो गीत संगीत डांस मस्ती पूरा फेस्टिवल कंप्लीट कर देंगे जिसको बोलते हैं। तो काफी छोटी उम्र में आपने अपने घर से बाहर निकल के अपना करियर शुरू करने के बारे में सोचा, काफी मेहनत की और उसके बाद आपको मौका मिलता है, आपको चंडीगढ़ ले जाया जाता है। अपनी पूरी जर्नी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जर्नी मेरी बहुत लंबी है, 5-6 फिल्में बन जाएगी। जब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ तो हमारे 500-600 भेड़ बकरियां थी। मेरे पिताजी भेड़ बकरी चलाते थे। और मैं 5वीं तक, मुझे याद नहीं आ रहा, चप्पल पहन के स्कूल गया हूँ क्योंकि चप्पल खरीदने की हिम्मत नहीं थी। तो 5वीं में हमारे गुरुजी आए 3 दिन के लिए, उनकी ड्यूटी लगी। हमारे गुरुजी को छुट्टी थी तो उन्होंने 3 दिन के लिए क्या पढ़ाना था। हाँ भाई कौन कौन, तो सबने मेरी तरफ उंगली कर दी। चंद्रावल फिल्म आई थी, हरियाणवी गाने भी सुनाता था, मामला गड़बड़ आई थी, पंजाबी भी सुनाता था। तो 84 की बात है, मैं 4th क्लास में था। तो ऐसे 3-4 दिन मैंने उसको रोज डांस करके एक्टिंग करके कॉमेडी कर करके दिखाई। वो ताऊ जी ऐसे चलते हैं, वो ताऊ जी ऐसे बोलते हैं। तो मैं 6ठी क्लास में जब एडमिशन लेने गया, हमारे से 8 किलोमीटर दूर स्कूल था, बड़ा स्कूल। तो मेरा एडमिशन उन्होंने लिया नहीं। बोले जी यहाँ 15 गांवों के बच्चे आते हैं, आपके नजदीक दूसरा 6 किलोमीटर स्कूल है, वहां जाइए आप। तो वही गुरुजी मिल गए जो हमें 3 दिन पढ़ाने के लिए आए थे। तो मगर जी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। बोले जी ये लड़का एक्टर है, कलाकार है, गाने भी गाता है, डांस भी करता है, और एक कलाकार तो स्कूल में होना ही चाहिए। तो मेरा कलाकारी बेस पे 6ठी में एडमिशन हुआ। अब मैं क्या क्या किससे बताऊं आपको। तो उसके बाद 10वीं तक वहां मैं पढ़ता रहा। तो वीसीआर देखने का शौक लग गया, किराए पे चंदा करके लाना फिल्मों की। ये टारगेट बन गया कि यार ये आते कैसे हैं इसके अंदर पर्दे पे, ये डायलॉग बोलते कैसे हैं, ये होता कैसे है, ये करना है। एक इमेज बन गई कि फिल्म लाइन में काम करना है, इसको जानना है बारीकी से। तो उसी के चक्कर में पढ़ा रहा। हालांकि पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था कि 3 साल तो मैं 10वीं में रहा। तो फिर गुरुजी ने हाथ जोड़ दिया, बोले बेटा इससे ज्यादा क्या करोगे, तूने 10वीं में पीएचडी कर ली। तो मुझे समझ आ गया। मैं 2-3 चीजें पढ़ी मैंने जीवन में। एक तो क ख ग घ ABCD पढ़ी, जिससे मैं किताब पढ़नी सीख गया। किताब पढ़नी सीखी तो हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर था 10वीं क्लास में कि आपके अगर नंबर 70-80% आते हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, आप किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप अपने काम के कलाकार बनिए, अपने काम के कारीगर बनिए। आपको रेडियो ठीक करना है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, पत्रकार बनना है, आप अपने काम के कारीगर बनिए। बीए करोगे, एमए करोगे 5-7 साल में, तब तक तो आप परफेक्ट कारीगर बन जाओगे, 10-20 हजार के काम करने योग्य बन जाओगे। तो मैंने घर जाते मैं कहा जी अब पढ़ाई बंद। क्यों? मगर कारीगर बनूंगा। बोला ऐसे कैसे? मगर हरिशंकर परसाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा है, आप ज्यादा जानते हो कि वो ज्यादा जानता है। तो मैं घर में सबसे छोटा लाडला था। तो मैं फिर मेरी बात पर चली नहीं। बोले जी परचून की दुकान करा देते हैं आपको, ढाबा करा देते हैं आपको, सिलाई मशीन ला देते हैं। मैं चुपचाप घर से भाग गया श्री गंगानगर, मेरे गांव से 100 किलोमीटर है। तो गंगानगर में स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी लगा। घर वालों को पता लग गया, वो मुझे ले भी आए। पर मैंने आना जाना, मगर जी मैं नौकरी करूंगा, मेरे को अब छोड़ दो, मैं खेत में नहीं रहूंगा।
तो वहां कपड़ा मिल में नौकरी करते करते मैं जेसीटी मिल में लगा। कपड़ा मिल में आते थे सजन बीपी सहारण। तो कपड़ा मिल में एक आदमी का सपना होता है कि कोई भी सेट हो जाए। तो मैं कपड़ा मिल में सेट हो गया, मेरी ट्रेनिंग चली। तो मैं रेलवे स्टेशन पे सोया 1.5-2 महीने। तो इसके कर आके स्ट्रगल था वो निकल गया। मेरे 1700 रुपये महीने की तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई और मैं जेसीटी का परमानेंट कर्मचारी हो गया। तो मगर यार इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन कई बार खुद की नजरें लग जाती है, कई बार भगवान इम्तिहान लेने पे आ जाता है तो उससे परीक्षाएं लेता है। जब मुझे 6 महीने हुए परमानेंट हुए तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया। ये 13 जगह से टूट गया था। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। तो कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। नहीं, मेरे को रोज ही खोल लेते थे कि जी यहाँ ना ये पेच लगाएंगे। मैं जी लगा दो। अगले महीने बोलते थे भाई साहब यहाँ इसमें है ना ये रोड लगेगी। मैं जी लगा दो, मैं तुम्हारे जो गई हूँ, तुम काम सीखो बस। पूरी पीएचडी हुई बात पूरी, हाँ। तो और वहां हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी होती थी सुबह 8 बजे। मैं ये गले में लटकाया और गेट पे आके खड़ा हो जाता था। जो भी बूढ़े बुजुर्ग दवाई लेने आते थे, हाँ जी माता जी घुटने में दर्द है बेटा, ला भी हड्डी वाले डॉक्टर की पर्ची बना। माँ 13 नंबर में जाओ। हाँ पिताजी आंख खराब है बेटा, हाँ जी आंख वाले डॉक्टर की पर्ची बना। बाबा जी 16 नंबर पे जाओ। तो मैं 4 घंटे यही ड्यूटी करता था खड़ा खड़ा। तो कर भला सो हो भला। मैंने वो भला करने की सोची तो मेरा ये हाथ बच गया। हालांकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। 13 महीने में अपने आप को समझाता रहा कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ जी, ये 15 जून 1994 में। तो मैं अपने आप को समझाता रहा। हॉस्पिटल में दवाई के पैसे भी नहीं थे, घर वाले भी नहीं आ जा सकते थे, 100 किलोमीटर था। तो मैंने समझाया अपने आप को कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जहां मौका मिला वहां फिर मैं कोई भी काम आया आगे मैं करता गया। घबराया नहीं, डरा नहीं। सीखने का ज्यादा मुझे ललक रही। तो टेंशन चिंता, मैं जर्नी पूरी कर दूं छोटी सी। हाँ फिर ऐसे तो मजा नहीं। टेंशन चिंता ये मैंने सोचा कि हर आदमी की है। भगवान राम के भी थे, अंबानी के भी है, मोदी के भी है, हमारे भी है, मजदूर के भी है। तो मैंने अपने आप को सोचा कि चिंता से अगर जीतना है तो काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन से गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। तो फिर मैं दोबारा जेसीटी मिल ज्वाइन की और मैंने थिएटर ज्वाइन किया। तो मैं थिएटर करता करता 3-4 साल में मैं थिएटर इतना सीख गया कि मैं करवाऊं किसको, मैं प्रैक्टिकल कहाँ करूं, ट्रेनिंग कहाँ करूं। तो हमारे श्री गंगानगर में अंध विद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा अंध विद्यालय है। 300 ब्लाइंड बच्चे रहते हैं, बाकी गूंगे बहरे बच्चे रहते हैं। तो मैं उनको थिएटर कराना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा महाराज जी मैं इनको थिएटर कराना चाहता हूँ। बोले बेटा ये गूंगे बहरे हैं, क्या जानते हैं? मैं करा लूंगा। तो मैं किसी को इधर पकड़ के लाओ, उधर भाग जाए, इधर वाले को लाओ, इधर किसी को बोलना ना है, किसी को सुनना ना है, किसी को दिखता नहीं है। परेशानी तो थी, पर मैंने उनका नाटक किसी न किसी तरीके से तैयार करवाया और मैंने उनसे सीखा। अब कैसे सीखा कि हरियाणा में चुनाव थे तो सब बच्चे टीवी देख रहे थे एकदम। मैंने मैडम को पूछा, मगर मैम इनको क्या समझ आता है, ये टीवी में क्या देख रहे हैं? बोला अरे इनको सब पता है। एक को बुलाया, कहते इधर हरियाणा चुनाव क्या चल रहा है? तो बच्चा कहता है बंसी लाल टोपे है, भजन लाल, देवी लाल टक्कर में है, पर दूसरे नंबर पे कुछ नहीं बनेगा। जब बंसीलाल जी की सरकार बनी थी तो उस बच्चे ने 1 सेकंड में बता दिया, बंसीलाल टोपे है, देवीलाल, भजन लाल। जी ये क्या कह गया? कहते ये कह रहे हैं बंसीलाल। तो वहां से उनका मैंने पुण्य किया, उन बच्चों को पढ़ाने की सिखाने की कोशिश की। तो उनका जब नाटक खत्म हुआ तो एक सज्जन बोले जी हमारा चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ क्लास लो। मैं कहा यार मजदूरी करनी, गंगानगर करी तो चंडीगढ़ करी तो वहां अच्छे लोग मिलेंगे, बड़े लोग मिलेंगे। तो मैं कहा जी ठीक है मैं कर लूंगा। अंदर से आवाज आई कि नौकरी करनी तो यहाँ वहां। बोले जी कल 1 बजे हमारा ट्रक जाएगा और आप उसमें अपना बैग ले लो, आप साथ में चलो, चंडीगढ़ रहो, वहीं रहने को मकान देंगे, आपने थिएटर की क्लासें लेनी है। ठीक है जी, 3000 रुपये तनख्वाह होगी मेरी। अब जाना सुबह जल्दी, मुझे जेसीटी मिल में जाना नहीं था, तो रात को वीसीआर ले आया, वही एक शौक था। राजकुमार की फिल्में देखी, यानी छिपकली के बच्चे दीवारों पर रेंगते हुए पैदा होते हैं और दीवारों पर रेंगते हुए मर जाते हैं, वो मगरमच्छ बनने का ख्वाब नहीं देखा करते। सारी रात
सुबह 4 बजे नींद आ गई, 8 बजे उठा, साइकिल लेके भागा कपड़ा मिल। तो गार्ड ने रोक दिया, बोला अब एंट्री नहीं हो सकती, 7 बजे का टाइम है, आप ड्यूटी लेट आते हो तो ये कोई वो नहीं होता फलाना। हम अपना इस्तीफा जेब में रखते हैं, यानी ये लीजिए। वो राजकुमार का भूत चढ़ा हुआ था, मैं छुट्टी की एप्लीकेशन देने गया था, अभी अब मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके मेरा चंडीगढ़ आना हुआ 2001 में। और 2000 में 1 साल थिएटर क्लास ली, थिएटर किया, फिर मैंने एंकरिंग शुरू कर दी यहाँ के साथ साथ। एंकरिंग में मेरा थोड़ा हरियाणवी अंदाज लोगों को पसंद आता था। मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा सिरसा, हिसार, रिश्तेदारियां सारी हमारी हरियाणवी टोन हमें ज्यादा इजी लगती है। तो उतनी पंजाबी मिक्स भी है, उतनी राजस्थानी मिक्स भी है। तो हमारा हो गया बागड़ी कल्चर। जब हम हिंदी बोलते हैं तो समझ नहीं आता कि ये बंदा हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है। तो यही था, मुझे पंजाबी ऑडियंस भी पसंद करती थी, हरियाणवी राजस्थानी ऑडियंस भी पसंद करती थी। तो मैं चंडीगढ़ में एंकरिंग करते करते JGB, हंसराज हंस, मिक्का, दिलेर मेहंदी, गुरदास मान साहब, मेरे को सब बुलाने लग गई। लाफ्टर शो से पहले भगवंत मान साहब के साथ मैंने बहुत शोज किए। तो फिर जो एक्सपीरियंस था, वो मुझे एक ऑडिशन हुआ और उसमें मैंने सुनाया 1-1.5 घंटा, तो वो सिलेक्ट हो गया। और लाफ्टर चैलेंज 2 में 24 फरवरी 2006 को मैं टीवी आर्टिस्ट बन गया। और उसके बाद कॉमेडी सर्कस, और फिर बॉम्बे टू गोवा, सिंग इज किंग फिल्म, और फिर ये चलते चलते 2016 तक मैंने जितना टीवी फिल्म शो से कमाया था वो सारा मेरे गांव में दान करके और एक सैनिक स्कूल बनवा दिया, जो इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल है, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे वार ऑफ ट्रॉफी में TK-55 टैंक दिया। तो वो वहीं गेट के ऊपर ही लगा हुआ है। तो बचपन में हमारा फौजियों के साथ बड़ा प्यार रहा। हमारे गांव में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो हम छाछ, दूध, लस्सी ले जाते थे। तो वो हमें टैंक पे खेलने देते थे, तो शाम को उतार के भेज देते थे। तो बाहर निकले, भगवान के सामने हो गए, भी टैंक दो जी, खेलें किसके साथ? फौजियों ने तो निकाल दिया। तो जिस दिन वो टैंक मिला उस दिन मैंने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया। मगर महाराज, भगवान के घर देर तो है, अंधेर नहीं है, मांगा मैंने 32 साल पहले था, मिला आज है। फौजी भाइयों ने मुझे पहली फिल्म राम तेरी गंगा मिली गाँव में भी शेयर लगा के जनरेटर पे दिखाई थी। तो ऐसे शुरू हुआ। स्कूल बनने के बाद सैनिक स्कूल बना तो एजुकेशन लाइन में आया। एजुकेशन लाइन में मेरा फिर मोटिवेशनल शोज होने लग गए। तो मोटिवेशन का मैं यूनिवर्सिटी में IAS अकेडमी, IPS अकेडमी, एयरफोर्स, आर्मी, जो OTS होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें IAS IPS की ट्रेनिंग होती है। तो वहां मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ। तो अब तो मैंने भगवान को भी बस कर दिया, मगर सर मैं कलेक्टर को पढ़ाता हूँ, इससे बड़ा मुझे क्या बनाएगा। तो अब दुनिया देख ली सारी और घूम लिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझसे संतुष्ट सारी दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट आदमी मैं ही हूँ। और ये जीवन का सफर बहुत अच्छा रहा। अभी भी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। फिल्म आने वाली है? फिल्म मेरी अभी विक्की कौशल और एमी विर्क के साथ आ रही है। रोला, करण जौहर प्रोड्यूसर है। और पंजाबी फिल्म आ रही है मेरी कुलचे छोले, सागा म्यूजिक की, जो आपके करनाल के प्रोड्यूसर हैं। कोई उसका कोई डायलॉग वगैरह आपके? डायलॉग तो सर अभी रिलीज होने वाली है, तो मत बुलवाओ तो ठीक है। अभी चुटकुले तो सुना रहा था। आपका पंजाबी हमेशा चेहरे पर ये स्माइल है। हाँ जी, यही कारण है कि आप इतने बुरे हालातों से अभी भी यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सर क्या है ये है ना, एक होना ही चाहिए सबके पास। हालात चाहे जैसे भी हों, हालात तो एक आज है ना, वो हमेशा नहीं रहेंगे। आप ये सोच लो, अगर आप दुखी हो, बुरे हो, कुछ नहीं बचा आपके पास, तो भी ये सोचो कि आज है वो दौर कभी नहीं रहेगा। आज आप करोड़पति भी है ना, सब सुख सुविधाएं है, तो भी ये सोचना है कि आज जो है वो दौर हमेशा नहीं रहेगा। सर मैं रेलवे स्टेशन पे सोने जाता था ना, तो मैं ये सोच के जाता था कि स्टेशन मेरे बाप का है, जहां जिस मर्जी कोने पे टांग दे के सोता था। और जब कोई पुलिस वाले आते थे रात को चेक करने, कान पकड़ के बाहर निकाल देते थे, मैं बाहर आता, मैं छोड़ो अपने कौन सा बाप का है। तो खुश रहने के दो ही तरीके हैं। आज हम इस होटल में बैठे हैं, होटल हमारे बाप का है, आप हमारे भाई है, हम आपके भाई है। जब यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो छोड़ो अपने कौन सा बाप का है। कर बना तो हो बना, आपकी बिल्कुल मोटिवेशन जो स्टोरी है, जी जी, यही होता है कि कर बना तो हो बना। हाँ, ये मैं खुद उदाहरण हूँ इसका। मैंने जो दो छोटे छोटे सेवाएं करी है, तो उसका मुझे फल मिलता गया हमेशा ही। ऐसा पंजाबी टच कहाँ से आया आपके पास? पंजाबी सर मैं चंडीगढ़ आने के बाद ना रोड शोज किए। रोड शो किए तो ट्रक यूनियन में ज्यादा रोड शो होते थे। कुछ हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट पंजाबी हरियाणा मिक्स है, तो हम पंजाबी हरियाणा में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बोलने का जो एक्सपेरिमेंट है वो पंजाब में पंजाबी सिंगरों के साथ एंकरिंग करते करते मेरा। तो ये जो डायलॉग पंजाब यहाँ करनाल पंजाबी बहुत बैठते हैं। हाँ, पंजाबी बहुत रहते हैं जी। आप एक अंदर डायलॉग सुना दीजिए पंजाबी।
पंजाबी भाजी मैं केड़ा सुनावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਚੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲੰਗੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲੰਗੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ है शर्मा अपने जो हरियाणा वाले और महेशपाल शर्मा और आप लड़ाकू और आप जिथे भी गए होते कोई गा पाता थे दलजीत नाल फाइट हो रही है 3-4 बार तो मैं वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़े स्टाइल में मगर बिलंगड़ी दियां गल्ला थे वो करके वो फिल्म रिलीज होने के बाद मेरे को पता लगा कि बिल्ली के बच्चे को बिलंगड़ी बोलते हैं मैं ऐसे ही चौड़ा हो रहा था कि बिलंगड़ी पता नहीं क्या तूफान है पंजाबी बोलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। हाँ वो भी मैं एक लुधियाना शो में गया तो फिल्म रिलीज हुई थी 10 दिन पहले ही तो वो अच्छी चल रही थी ठेठ पंजाब में बहुत चली तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो पीछे से आवाज आई वो बिलंगड़ी आ गया बिलंगड़ी में और खुश हुआ मगर यार तेरे कैरेक्टर से पहचानने लग गए तो उतर के आया ना मैं पूछा मैं यार बिलंगड़ी मतलब क्या है ये कहते जी बिल्ली के बच्चे ने बिलंगड़ी कहते ऐसे आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो आपका खुद का कैरेक्टर है उस पर आप लोगों को हंसाते हैं। सर मैं उस पे भी हंसाता हूँ और मैं मेरे जो चीज समझ में नहीं आता ना मैं डरता शर्माता नहीं हूँ मैं पूछ लेता हूँ। मेरे पास एक फोन आया कि जी हमारा यूनिवर्सिटी में शो है तो हम एक मोटिवेशन कॉमेडी से शो करना चाह रहे थे तो यू आर मोटिवेटर मगर यस आई एम मोटिवेटर तो कहते जी कब से कर रहे हैं मगर जी मेरे को रात 7:45 बजे पता लगा क्योंकि पहले दिन में शो में उतरा ना तो एक सज्जन आपकी तरह बोले यार आप कॉमेडी करते हो ना बहुत मोटिवेशन करते हो यार यू आर ग्रेट मोटिवेटर मगर सर ये होता क्या है उससे पहले मुझे कई लोग बोल चुके थे कि आप मोटिवेशन वाले मगर यार ये होता क्या है बोले आप जागरूक करते हो लोगों को कोई ना कोई विषय पे सब्जेक्ट पे मैं अच्छा ये मोटिवेटर होता है हाँ सुबह फोन आ गया यूनिवर्सिटी का कि यू आर मोटिवेटर मगर यस आई एम मोटिवेटर कब से मगर जी रात 7:45 ही पता लगा तेरे को तो जब आदमी के आसपास हर चीजें होती है रामायण में हनुमान जी का क्या मतलब है बताया जाता है कि उन्हें याद करवानी पड़ती थी चीज तो हर आदमी हनुमान का रूप है हर आदमी काम कर सकता है बस उसे पर्दा हटना चाहिए। अब हनुमान जी पहाड़ लेके आए मैं पास में नहीं था पता लेकिन मुझे ऐसे लगा कि यार पता नहीं इतना बड़ा पहाड़ उठा के आ सकता है कि नहीं आ सकता लेकिन उसका मतलब यह है कि अगर किसी की जान पे भी अड़ी हो तो आपको पहाड़ उठाने जैसा भी काम करना पड़े तो आप पीछे मत हटो। ख्याली जी कैसा लगता था जब आप कॉमेडी सर्कस में अपनी प्रेजेंटेशन देते थे और आपको जो है 7 नंबर 8 नंबर मिलते थे तो उस समय आपको कैसा लगता था? सर उसमें नंबरों पे किसी का ध्यान नहीं होता था हमारे पर एपिसोड 1.5-2 लाख मिलते थे उसमें कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा पहले ही तय होता था कि आपको इतना एपिसोड करने हैं जिसके पास मैटर अच्छा होता था ज्यादा होता था उसे ज्यादा एपिसोड मिल जाते थे जिसके पास कम होता था उसे कम मिल जाते थे। स्टैंड अप कॉमेडियन का वो दौर आ गया पहले कॉमेडी कुछ और थी अब कुछ और है जी। तो क्या कुछ कैसे देखते हैं क्योंकि वल्गैरिटी और सब ये सब सर वल्गैरिटी वाली कॉमेडी की ना उम्र नहीं होती। मैं आज आपको कोई वल्गर कॉमेडी सुनाऊंगा आप घर जाके नहीं सुना सकते आप कोई फालतू के दोस्तों को भले ही सुना दो तो जो रियलिस्टिक जो कॉमेडी है जो हमारी आध्यात्मिक कॉमेडी है ऐतिहासिक कॉमेडी है उसकी उम्र है वो आप जो मैंने बातें बताई आप घर जाके बताओगे ख्याली के साथ स्टेशन पे ये हुआ ख्याली के साथ हॉस्पिटल में ये हुआ वो बताने वाली बातें हैं। तो फॉरवर्ड कॉमेडी है ना वो ज्यादा देर चलती नहीं है वो कॉमेडी भी खत्म होती है और आर्टिस्ट भी खत्म हो जाता है। ख्याली जी पूरा नाम क्या है आपका? ख्याली है जी क्या? हाँ जी बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल डोमिनेट भी होती है कई बार जैसे आप फैमिली मैटर्स में भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आपकी कॉमेडी होती है उसके पीछे जी हाँ नाम मेरा सर ख्याली है 2.5 अक्षर का नाम या तो प्यार जब हम रखा किसने है? मैं बता रहा हूँ प्यार जब हम लिखते हैं ना प्यार तो 2.5 अक्षर होता है ऐसे 2.5 अक्षर का नाम है ख्याली। मेरे दादाजी भी भेड़ बकरियां चराते थे पर जब वो एक्सपायर हुए थे ना तो 100 शास्त्र थे हमारे घर में वो मतलब खेतों में भेड़ बकरियां चराते चराते पड़े थे और वो पढ़ के शाम को सुनाया करते थे सबको। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद उनकी कोई अंश है जिस वजह से मैं एजुकेशन लाइन में आया मैंने सैनिक स्कूल खोला अब मैं यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ और नाम भी उनके कोई गुरु थे ख्याली राम जी आते थे वहां तो उसी साल वो पूरे हुए मैं इधर पैदा हुआ तो वो उन्होंने मेरा नाम ख्याली राम रख दिया और ख्याली राम से फिर मुझे जब थोड़ा समझ आया तो मैंने राम दिल में बसा लिया मगर ये तो सबका है ओनली ख्याली रख लिया तो जिससे ना कोई जाति ना कोई धर्म ना कोई लेना ना कोई देना ख्याली मतलब ख्यालों में रहने वाला। और आपका क्या था? पॉलिटिकल डोमिनेट होती है। पॉलिटिकल का मेरा कभी रुचि नहीं रहा मैं पॉलिटिकल पे इसलिए कॉमेडी नहीं सुनाता था मैं 100 बात की एक ही लाइन सुनाता था मगर यार 2 कौड़ी की राजनीति करोड़ों का चुटकुला कौन सुनाए। तो अब मेरा पॉलिटिकल दौर भी थोड़ा सा शुरू हो रहा है मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ राजस्थान में और राजस्थान का अभी 1 महीना पहले ही मुझे एज ए स्टार प्रचारक उन्होंने ज्वाइन करवाया तो अभी वहां जो भी लगभग हमने 10-15 किसान सम्मेलन और सभाएं की है
उसमें मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो हर रैली में चुटकुले सुनने को मिलेंगे? नहीं, चुटकुले तो नहीं सर, जब अब लोकसभा में भी कॉमेडी होने लग गई, विधानसभा में भी कॉमेडी होने लग गई, तो हम कॉमेडियनों को तो सीरियस होना पड़ेगा ना। जो बात हम असाते बोल रहे थे वो लोग समझ नहीं रहे थे, अब उनको वही बात थोड़ा सा ताली बजा के बोलना पड़ेगा। स्टेज में जिसमें से अंपायरिंग में कुमार विश्वास भी गए थे, उनके साथ तो हुआ है, तो क्या समझते हैं आप? सर मैं बोलूंगा कि मुझे भी राज्यसभा का मेंबर बना दो, मंत्री बना दो, तो हो सकता है मेरे पास भी ऐसा ही हो, पर मैं पहले ये शर्त रखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं अगर मैंने कमा लिया, खा लिया, घर बच्चे मेरे सेटल है, अपना छोटा बेटा मेरा 18 साल का है, बड़ा बेटा 21 साल का है, दोनों के बड़े वाला डायरेक्शन करता है, छोटा एक्टिंग करता है, खुद का प्रोडक्शन हाउस है, खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उन्होंने पहली बार मोबाइल मांगा तो मैं कहा भाई ना तो मेरे बाप ने मुझे दिया ना मैं आपको दूंगा, कमाओ और लाओ। तो वो आज तक मेरे से उन्होंने कोई कपड़े के लिए 5 रुपए भी नहीं मांगे। तो मैं अपना खुश हूँ, सेटल हूँ, सब मैंने दुनिया देख ली, 50 साल की उम्र हो गई, अब मैं 10 साल राजनीतिक जानकारियां ले लेते हैं। ख्याली जी कल्पना कीजिए राज्यसभा में भगवंत मान और आप इकट्ठे हो जाएं तो फिर माहौल कैसा होने? सर हमने तो स्टेजों पे भी जब साथ रहे धुएं निकाल दिए, तो सोच लो अब लोकसभा के क्या होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में भगवंत जी की पहली कैसेट आई थी 1990 में, कुल्फी गर्मा गर्म, वो आज आप सुनेंगे तो आज भी नहीं लगेगी। खागे बिजली के पोल, खागे सड़कों में लुकों के ढोल, वो स्टायर आज भी है। वो ऐसा स्टायर है जैसे एक लिखा गया था बहुत पुराना हरिशंकर प्रसाद ने कि सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है, पर वो कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पा रही है। तो वो 70 साल पहले भी बात सही थी, आज भी सही है। तो चक्कर क्या है, सारे कॉमेडियन जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? सारे कौन आ रहे हैं? भगवंत मान आया, मैं आया हूँ। अच्छा, और भी आने की उसमें नहीं तो आपको देखकर तो आएंगे सर, यही तो लोकतंत्र है, इसमें सब होने चाहिए ना। बाकी सब थे, खिलाड़ी थे, बिजनेसमैन थे, तो कॉमेडियन को भी आना चाहिए। स्टेज पर कई बार क्या होता है, हंसी नहीं आती है ऑडियंस को, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि जो यंगस्टर है उनके साथ ये काफी देखने को मिलता है, स्टेज पे हंसाने का। सर जिसने सरस्वती माँ की सच्ची तपस्या की है, जिसके पास कला है, कलाकारी है, जिसने रियल में सीखा है, तो जैसा माहौल होता है वैसे ही बातों को ढालना पड़ता है। ये भी एक कलाकारी है सर। हिप्नोटाइजम आप सुनते हैं ना, जादूगर से सुना होगा हिप्नोटाइजम। व्हाट इज हिप्नोटाइजम? हिप्नोटाइजम मतलब सम्मोहित करना। तो हम वही तो करते हैं। हम 1 घंटा खड़े होकर स्टेज पे जब चाहें आप ताली बजाते हो, हम जब चाहें आप हंसते हो, हम जब चाहें आप सीरियस हो जाते हो, हम जब चाहें आप आंसू आ जाते हैं, आप सोचने लग जाते हो। अब मैंने कहा जी तेरा जगह से हाथ टूट गया, आपको अंदर से लगा यार जैसे हमारा ही टूट गया वो एकदम। दिस इज द हिप्नोटाइजम। तो वो नए बच्चों को नहीं आता, वो उनको उनकी एक टारगेट है, बस वो 4 लाइनें वो बोल सकते हैं। अगर बुजुर्ग आगे तो उसी लाइन को किस अंदाज में बोलना है, बच्चे आगे तो उसी लाइन को किस अंदाज में बोलना है। कॉमेडी तो वही है जो बिरबल करता था वही हम करते हैं। बस ये है कि बिरबल एक अकबर राजा को खुश करता था, हम आज जो 125 करोड़ राजा हैं, आप लोग आपको सबको खुश करते हैं। जाते जाते और क्या मैसेज देना चाहिए? जाते जाते सर बस अपना ध्यान रखें, धूम्रपान से दूर रहें, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक ही था किसी टाइम में, एक ही था, तो अलग क्यों हुआ? आप में से कोई बता सकता है? आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतने जिम्मेदारी लोग हैं, क्यों अलग हुआ? भाषा को लेकर नहीं, हरियाणा वाले बीड़ी पीते थे, पंजाब वालों ने कहा भी ये हमारे फिट नहीं है मामला, आप हुक्का बीड़ी पियोगे तो अलग हो जाओ, दीवार निकाल लो। तो ये दोनों भाई भाई ने दीवार निकाल ली। तो अब है कि हुक्का बीड़ी शौक के तौर पे था उस टाइम बुजुर्गों का, वो ठीक था। अब उसको फैशन बनाना, फेसबुक पे चढ़ाना, और वो हम हमारी युवा पीढ़ी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कई बार देखता हूँ मैं बोरलेट के बियर की बोतल, और अब क्या दिखाना चाह रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके भी आप लोगों को उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो प्लीज आप उस नशे से दूर रहें, उसका प्रचार बंद करें, और साफ सफाई हमेशा आसपास रहें, जिससे आप बीमार नहीं होंगे कभी। और बस यही संदेश है मेरा हमेशा। शाम का आज का क्या प्रोग्राम है सर आपका? शाम का आज का सर मेला लगा हुआ है। मेले में आपको पता है सब तरह के लोग आते हैं, बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियां, और वहाँ की खासियत ये है कि हर तरह का क्राफ्ट कारीगर आए हुए हैं बाहर से, पूरे हिंदुस्तान से। ऐसी ऐसी कलाकारी, मीनाकारी आपको देखने को मिलेगी जो करनाल का सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। और यहाँ करनाल की सबसे अच्छी बात है कि करनाल की ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उजाला हॉस्पिटल है, संजीव हॉस्पिटल है, ये भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेले लगाते हैं, सिर्फ करनाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में मेले लगाते हैं। बड़ी बड़ी सिंगर नाइट, बड़ी बड़ी स्टार नाइट होती है, और ये कभी बारिश कभी ऊंचा नीचा, ये इनके लिए रोज का काम है। अपने तो कभी कभी हो जाता है,
ये किसान से ज्यादा मौसम का ये ध्यान रखते हैं। तो ये मेले में सबसे अच्छी बात कि बहुत जगह से बड़ा क्राफ्ट आया है देखने के लिए, खरीदने के लिए, और एंटरटेनमेंट तो है ही है। तो आज शाम को फिर हंसेंगे, हंसाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर जो शाम को होगा? सर ये करनाल समर कार्निवल झुमसा है। आज की शाम के लिए हमने मिस्टर ख्याली जी को इनविटेशन दिया था, इन्होंने हमारा इनविटेशन कबूल किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शाम की इवेंट के लिए मैं सभी करनाल वासियों को इनविटेशन देना चाहूँगा कि वहाँ पर पहुँचकर ख्याली जी के प्रोग्राम को लाइव देखकर, जिन कलाकारों को हम टीवी पर देखते हैं या रेडियो पे सुनते हैं या FM पे सुनते हैं, उनको आज लाइव देखने का मौका मिलेगा हमारे को। कुछ ख्याली जी के प्रोग्राम के साथ हमारे कुछ कल्चरल इवेंट भी हैं। एक बंजारी ग्रुप आ रहा है पलवल से हमारे पास, हरियाणा का फोक डांस लेके। इसके अलावा सिंगिंग का भी प्रोग्राम है, बच्चों का डांस परफॉर्मेंस भी है। तो जो जो बच्चे अच्छे आज परफॉर्मेंस करेंगे उनको हम अवॉर्डेड करेंगे, प्लस उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गिफ्ट तो ख्याली जी के सामने अगर वो करेंगे तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आज जो करनाल की जनता को जो लाइव देखने का मौका मिलेगा वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा ख्याली जी। ठीक है। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.